गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी एक नई बुक शुरू होने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेटा बोर्ड में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। इट मींस अगर आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 10 मार्क्स फुली स्कोर करेंगे। तो टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं बेटा। टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है बेटा, यहां से हमारा चैप्टर का स्टार्ट होता है इकोनॉमी को लेकर। हमारी इकोनॉमी के बेटा, हमारी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है बेटा ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जो आपकी क्लोज इकोनॉमी है इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि क्लोज कौन सी होती है। क्लोज इकोनॉमी वो होती है बेटा जिसमें हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाहर की दुनिया को हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारे सारे तरफ से इंडिया के दरवाजे बंद हैं बाहर की कंट्री के लिए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रोल नहीं है। तो जो क्लोज इकोनॉमी है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। एक होती है बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी, इस सेक्टर में बेटा 2 ही सेक्टर्स होंगे। एक होगा हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड को हम लोग कंज्यूमर्स भी कहते हैं। हम सब लोग ना हाउस होल्ड है, ठीक है, हम सब लोग हाउस होल्ड में आते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। और दूसरी होती है बेटा इसमें फर्म्स, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये फर्म जो है ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो आपने देखा 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड होगा और एक फर्म्स होंगी। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स है और फर्म्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं। और जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी इसके अंदर 3 सेक्टर्स होंगे। इकोनॉमी अभी भी क्लोज्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास 3 सेक्टर्स कौन से होंगे जिसमें हाउस होल्ड भी होगा, फर्म्स भी होंगी और उनके साथ गवर्नमेंट भी होगी। और हमारे यहाँ पर बेटा 3 सेक्टर ही चल रही है फिलहाल। अभी तो फर्म वैसे ओपन इकोनॉमी में है हम लोग। अगर क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो साथ में गवर्नमेंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है जिसमें 4 सेक्टर्स हो जाते हैं बेटा हमारे पास। 4 सेक्टर कौन से हैं? इसी में हाउस होल्ड भी है, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है और इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW लिखा मैंने बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो क्या देखते हो, फिर से वापस देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होगी जिसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमारे इंडिया के दरवाजे चारों तरफ से बंद है। तो ऐसी क्लोज इकोनॉमी के 2 पार्ट्स हैं, एक होगी 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक होगी 3 सेक्टर इकोनॉमी। जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है बेटा वो हाउस होल्ड और फर्म्स रहेंगे। हाउस होल्ड कौन? हम लोग लाइक कंज्यूमर्स, और फर्म यानी कि प्रोड्यूसर्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स आ जाएंगे, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। और ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर आ जाते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है बेटा वो बेसिकली इसी पर बेस्ड है। हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी बात करेंगे, लेकिन उसका इतना ज्यादा हमारा रोल नहीं होगा जितना इन दोनों का रोल रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने बता दिया है कि हम लोग क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी में जा रहे हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म्स रहेंगे। तो अब यहां से शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है सर्कुलर फ्लो। बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा सर्कुलर फ्लो नाम से ही लग रहा है ना, सर्कुलर, एक सर्कल होगा। तो क्या करना है, हम इन्हें इन दोनों इकोनॉमीज को लेते हुए, इन दोनों सेक्टर्स को लेते हुए एक सर्कुलर फ्लो को बनाना है। तो क्या किया हमने, एक तरफ लिया है बेटा हाउस होल्ड को और एक तरफ ले लिया है फर्म्स को। अब इनके बीच में सर्कुलर फ्लो को देखना है बेटा। सर्कुलर फ्लो क्या होगा, सबसे पहला फ्लो आप देखते हो कि हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ क्या जाता है बेटा, हाउस होल्ड यानी हम लोग फर्म्स को देते हैं क्या, फैक्टर सर्विसेज। हम लोग फर्म्स को फैक्टर सर्विस
सर्विसेज देते हैं। और फैक्टर सर्विसेज में हम लोग क्या दे रहे हैं इनको, लैंड। मान लो मेरे पास दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं, मैंने एक टुकड़ा एक फर्म को दे दिया, कहा कि आप अपना बिजनेस कर लीजिए। लेबर, हम लोगों में से ही यहाँ पर काम करने के लोग जाते हैं। फिर आता है बेटा कैपिटल, मेरे पास पैसा था मैंने इनको लोन दे दिया है। और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये हम फैक्टर सर्विसेज इनको दे रहे हैं। अब क्योंकि फर्म हम लोगों से फैक्टर सर्विसेज ले रही है तो बदले में हमें इसके लिए पेमेंट मिलती है। तो फर्म की साइड से हाउस होल्ड की तरफ बेटा इसकी पेमेंट आएगी। लैंड के लिए क्या मिले, अब यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज है ना, यहाँ पर लिखोगे फैक्टर पेमेंट मिलेगी। फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट दी जाती है, ठीक है। और फैक्टर सर्विसेज के बदले में जब ये फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगी तो लैंड के बदले में क्या देगी, रेंट। लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज। और कैपिटल के बदले में क्या होता है बेटा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट होगा। और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो इस तरह से फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस फर्म में गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ये जब फर्म में गुड प्रोड्यूस होंगे तो फर्म की साइड से ये गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को तरफ जाएगा। फर्म्स ने क्या किया, अपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए बेटा, हमने फैक्टर सर्विसेज क्यों दिए थे इनको, क्योंकि इनको प्रोडक्शन करना था। और इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है जब वो मार्केट में बिकेगा तो मार्केट में कौन है, मार्केट में हम लोग ही तो हैं, क्योंकि हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, हमने यहाँ से सामान खरीदना शुरू करना है। तो इन्होंने क्या बेचा मार्केट में, इन्होंने बेचा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और जब हमने यहाँ से सामान खरीदा बेटा तो इस सामान के बदले में हमने क्या किया, इनको पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज फ्री में नहीं देंगे हम। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमारा होगा बेटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि इन दोनों सेक्टर के बीच में सर्कुलर फ्लो। तो ये दोनों सेक्टर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग ने यहाँ पर फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दिए। हम लोगों ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर प्रोडक्शन है हम लोग, हमने ये चारों दिए। तो बदले में फर्म ने हमें इसकी फैक्टर पेमेंट कर दी, ठीक है। लैंड के बदले में रेंट है, लेबर के बदले में वेजेस है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, फर्म ने हमारी फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस किए। वो जो गुड्स प्रोड्यूस किए अब ये हाउस होल्ड के पास आते हैं। तो क्या आया इसको, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स की साइड से हाउस होल्ड की तरफ आए। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड लेगा तो बदले में क्या करेगा, इसकी पेमेंट करेगा ना बेटा। इसकी पेमेंट क्या है हमारे लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने पैसे खर्च कर दिए, इनके पास आ गए। तो ये क्या बन गया आपका बेटा, सर्कुलर फ्लो बन गया, ठीक है। अब यहीं से हम लोग अपना टॉपिक नेक्स्ट उठा लेते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मैं यहां से रब करती हूँ, देखिए आपने क्या देखा कि 4 एरोस हमने बनाए थे, 2 एरो हाउस होल्ड से यहां जा रहे थे। एक तो ये क्या था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, एक ये क्या था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का। तो बेटा क्या है, इसके अंदर ही एक रियल फ्लो है और इसी के अंदर एक मनी फ्लो है। अब ये रियल फ्लो क्या है बेटा, रियल फ्लो का मतलब ये हुआ जिसके अंदर पैसे की कोई बात नहीं है, ठीक है। और जहां पर पैसे की बात होगी, पैसे का फ्लो होगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर, वो मनी फ्लो बनेगा। और जहां पर पैसे की बात नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है या फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, वो रियल फ्लो हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से देखिए रियल फ्लो कौन सा है, एक तो ये वाला है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहां से ये गया यहाँ पर, तो यानी पैसे थोड़े गए, क्या गया, फैक्टर सर्विसेज गए। तो आप लिख सकते हो रियल फ्लो में क्या आया बेटा, फैक्टर सर्विसेज आती है। रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज आती है। फ्रॉम कहां से कहां गई थी बेटा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। और क्या था बेटा रियल फ्लो में, दूसरा फ्लो रियल वाला ये था, ये वाला। इसमें क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आई थी। तो आप लिखोगे फैक्टर सर्विसेज के बाद गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो आपने क्या देखा, ये दोनों बेटा, ये दोनों ही फ्लो रियल फ्लो है। इसमें पैसे की कहां बात हो रही है, यहाँ पर हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे दिए, या यूं कह लो चलो अगर मान लो बार्टर सिस्टम हो,
पैसे की बात ही ना हो तो क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज में जहां हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी है, वहीं फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। बार्टर में ही होता था, मैंने तेरे लिए काम कर दिया, तूने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। ये रियल फ्लो है, पैसे की कोई बात नहीं हो रही है। मनी फ्लो में पैसे की बात होगी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ पैसे का फ्लो हो रहा है। तो आप देखो पैसे का फ्लो कहाँ पे पहचानते हैं, एक तो ये रहा बेटा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसका ऑपोजिट ले लो, फैक्टर सर्विसेज का मनी फ्लो क्या था, फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट कहां से कहां हुई थी, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। और उसके बाद क्या हुआ था बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ था। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो उम्मीद करती हूं आपको यहां से सर्कुलर फ्लो से ही रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पता चल गया होगा। रियल फ्लो में क्या कहा, जिसमें पैसे की बात नहीं होगी, लेकिन हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं या दूसरा हमें कोई, देखो या तो सर्विसेज का फ्लो या तो गुड्स का फ्लो, वो रियल फ्लो हो गया। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो एंड द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज मनी फ्लो। तो आपने इस सर्कुलर फ्लो से रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताती हूँ। चलो मान लीजिए मार्केट के अंदर, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ नेशनल इनकम क्या होती है, क्योंकि अब हम 3 फेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और 3 फेसेस हमें नेशनल इनकम से पता चल जाएगा। बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहां फिर से लिख देती हूं मैं, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी during an accounting year, during an accounting year is known as national income। एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल, मैं यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगी बेटा, यहाँ पर फाइनल। अब ये फाइनल को मैं यहाँ पर रेड कलर से फोकस करना चाहूंगी बिकॉज इसके लिए ना आगे बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है। फाइनल value of all final goods and services produced in an economy during an accounting year is known as national income। ठीक है, अब क्या है, चलो आपके सामने एग्जांपल रखती हूँ। मैंने ये रखा एग्जांपल कि लेट की मार्केट के अंदर एक मार्कर बनता है। ठीक है, ये मार्केट में मार्कर अगर बना है तो अभी आप सर्कुलर फॉर्म में पढ़ के आए हो कि गुड्स कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यानी कि ये एक मार्कर बना है विद द हेल्प ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, इसकी हेल्प से जाकर आपके सामने गुड बने हैं, तभी जाके मार्केट के अंदर गुड या कोई सर्विस बनती है, कोई भी कमोडिटी बनती है। तो बेटा जब इन सबको ऐड करके आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनाया तो वही वैल्यू ही आपकी नेशनल इनकम है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि मेरे मार्केट, मेरी इकोनॉमी मान लो एक ही मार्कर बना, ठीक है, मेरी इकोनॉमी में एक ही मार्कर बना, इसका मतलब इसकी जितनी भी कीमत होगी उतना का नेशनल इनकम होगा। अगर 20 रुपए का ये मार्कर है मेरा, ठीक है, अगर 20 रुपए का मार्कर है तो इसका मतलब ये मार्केट में नेशनल इनकम भी मेरी 20 रुपए की बनी। अब ये 20 रुपए का कैसे बना, क्योंकि इस 20 रुपए की चीज बनाने के लिए मैंने 4 लोगों को पेमेंट किया। लेट की 5 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए, तो मेरा 20 रुपए का एक सामान बन गया। तो ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ से एक बात समझ में आई। वो क्या बात समझ में आई बेटा, जितनी वैल्यू का हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, ये पहला फेस है बेटा, प्रोडक्शन फेस इसे कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्शन फेस। जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है बेटा, उतनी ही वैल्यू की इनकम जनरेट हो जाती है। ये इक्विवेलेंट है दूसरे, ये हमारा इनकम फेस हो गया। अभी मैंने बताया कि 20 रुपए का मार्कर बना बेटा, ये 20 रुपए का मार्कर क्यों बना, क्योंकि 4 लोगों की हेल्प ली गई थी इस मार्कर को बनाने के लिए। तो उन चारों को जब मैंने पेमेंट किया तो 20 रुपए की पेमेंट की है, तो जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है बेटा, उतनी ही वैल्यू की इनकम जनरेट हुई है मेरी इकोनॉमी में। ठीक है, और याद रखिएगा जितनी इनकम जनरेट होती है बेटा, उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। ये एक्सपेंडिचर फेस है। ध्यान दीजिएगा, हमारी इकोनॉमी के 3 फेसेस हैं बेटा, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस एंड एक्सपेंडिचर फेस। सबसे पहले प्रोडक्शन होती है,
जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन होती है उतनी ही वैल्यू की इनकम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से इनकम की कोई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई है, और फैक्टर प्रोडक्शन जब हमने सर्विसेज यहाँ पर दी थी तो जितनी कीमत इनको पे हुई है उतनी ही वैल्यू के गुड्स बने हैं, तो जितनी की प्रोडक्शन हुई है उतनी ही वैल्यू का इनकम है, उतनी ही आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर होता है। बेटा ये हमारे 3 फेसेस हैं। तो आपने क्या क्या सीख लिया, सर्कुलर फ्लो सीख लिया है आपने। अपना संजीव भट्ट की बुक में अगर आप देखेंगे आपका चैप्टर नंबर जो 1 है इसी टॉपिक में, तो आप में से सीख चुकी हो बेटा सर्कुलर फ्लो। फिर मैंने फेसेस बता दिए आपको। अब इन फेसेस के बेटा नाम डाले हुए हैं। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन फेज भी कहते हैं, यानी कि गुड्स जनरेट हो रही है। इनकम फेज को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला हुआ है क्योंकि इस अमाउंट को फैक्टर प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और थर्ड इसे एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन कहा गया है क्योंकि डिस्पोजिशन का मतलब पैसे का खर्च किया जाना, ठीक है। तो ये तीनों फेसेस मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, उसे मैं लेती हूँ। उससे पहले हम आगे आते हैं 1.4 पे रियल फ्लो और मनी फ्लो, मैंने ये दोनों आपको बता दी है। अब अपनी बुक में रीडिंग करेंगे। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड corresponding flow of goods and services from firms to household। ये पूरा मैंने आपको लिखकर बताया है, ये आपके सामने है बेटा। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो आप देख सकते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये आपकी बुक में है, ठीक है। और रियल फ्लो मनी फ्लो का आपके पास बेटा डिफरेंस भी है, तो ये आप अपने आप से कर लेंगे। याद रखिएगा रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। और 2 सेक्टर इकोनॉमी का जो फ्लो रहता है ये आपके सामने है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन फैक्टर, ये सारा मैंने बनाकर दे दिया आपको। सिर्फ एक ही टॉपिक सिखाना रह गया है इसमें, और वो जो टॉपिक है वो है बेटा स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। आई होप कि जितना मैंने अभी तक आपको करवाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी बुक में दिया हुआ है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक और फ्लो बेटा, स्टॉक क्या होता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी इकोनॉमिक्स में हम किसी पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल होता है। तो क्या है, स्टॉक इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल which is measured at a point of time। बेटा मैं इसे एक्सप्लेन करूं, मुझे जरूरत है इसके साथ ही फ्लो का मीनिंग लिखने की, ताकि मैं सब दोनों को इकट्ठे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और डिफरेंशिएट भी कर पाऊंगी। तो फ्लो के बारे में लिखते हैं, फ्लो इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, which is measured during a period of time। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइन टाइम को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी। और फ्लो इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर मैं पीरियड ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना चाहूंगी। अब ये दोनों में क्या फर्क है बेटा, जो स्टॉक होता है ना इसको एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लिखते हैं ना 31 मार्च 2020, तो हमने पर्टिकुलर डेट डाल दी है, ठीक है। जबकि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके अंदर एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती है, एक ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरिंग जनवरी, मैं लिख देती हूं यहाँ पर सेल्स ड्यूरिंग जनवरी। अब क्या फर्क है बेटा इसमें और इसमें, बैलेंस शीट में मैंने पर्टिकुलर डेट की बात की, इस डेट पर क्या है कोई चीज, सेल, या फिर यूं कह दो, मैं कह लूं कि सेल एट दिस डेट, पर्टिकुलर इसी डेट की सेल बताइए, ठीक है। और या फिर मैं लिखूं सेल ड्यूरिंग जनवरी। बेटा जनवरी के अंदर 31 डेज है, 31 का मतलब ये हो गया 1 से लेकर 31 तक की सेल हमारी फ्लो का काम करेगी। इसकी एक और पहचान क्या है कि इट हैज नो टाइम डायमेंशंस, इट हैज नो टाइम डायमेंशंस। बेटा इसकी कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होती है। टाइम डायमेंशन का मतलब 2 कोने, इसमें 2 कोने हैं, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख, ये कोना और ये कोना। इट हैज टाइम डायमेंशंस। टाइम डायमेंशन का मीनिंग समझ लीजिए, टाइम डायमेंशन का मतलब जिसके 2 कोने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 31 तारीख, ये इसके टाइम डायमेंशन हो गए। इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं, बताओ 31 मार्च के लिए क्या बोलूं इसमें, ठीक है। एक दिन के लिए हम लोग टाइम डायमेंशन नहीं लेते हैं, पीरियड के लिए हम लोग टाइम डायमेंशन लेते हैं,
तो ये है बेसिकली स्टॉक और फ्लो। इसी के अंदर आपका बेटे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इसमें एक और बात बता दूं कि स्टॉक और फ्लो में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल वेल्थ की, बेटा ये हमारा स्टॉक है, ये एग्जांपल है हमारे पास, नेशनल वेल्थ हमारे पास, या फिर वाटर इन अ टैंक, यानी कि टैंक के अंदर कितना पानी इकट्ठा है, या वाटर इन ए पॉन्ड, वाटर इन अ पॉन्ड एक तालाब का पानी, और यहां पर मैं बोल सकती हूँ वाटर ऑफ फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी का पानी। ये बह रहा है, चलता ही चला जाएगा, इसके अंदर क्या है, इकट्ठा हो गया। वाटर इन अ टैंक, यहां पर लिख सकती हूँ वाटर फ्लोइंग बाय टैप, एक टूटी से जो पानी चल रहा है, जो निकल रहा है। नेशनल वेल्थ, मैंने यहां बोला है नेशनल इनकम, ये मेरी फ्लो है। इनकम तो होती रहती है, इनकम कभी नहीं रुकती है, ठीक है। यही इनकम के साथ एक डेट लिख दी जाए पर्टिकुलर, तो फिर स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। फिर इसके अलावा आपकी बुक को आप देख सकते हो, हमारी बुक में है स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज नॉट टाइम डायमेंशन, इसके कोई टाइम डायमेंशन नहीं होते, इसके टाइम डायमेंशन होते हैं। हाँ, एक बात और, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, आप बिजनेस में पढ़ते हो। इट हैज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक यानी रुका हुआ, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है, इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब बदलने वाला, चेंज होता है ना। जो पीरियड ऑफ टाइम है ये चेंज होता रहेगा, जबकि ये एक स्टैटिक है, रुका हुआ। बेटा जब मैंने वाटर इन टैंक या वाटर इन पॉन्ड की बात करते, मैंने रुके हुए पानी की बात की है, तो ये एक स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ आपका स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस कंप्लीट होता है, और आपका फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश होता है, जो आपके संदीप गर्ग में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आपने क्या करना बेटा, इसके रिगार्डिंग आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1.6 है मेरे पास, बुक जो पुरानी है, इसमें क्वेश्चन है, देखो। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 16 पूछा है स्टॉक है कि फ्लो, आप कहोगे दिस इज स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट ए, अच्छा रीजन में क्या लिखना है, हर बार यही बातें बोलनी रीजन में, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है इसमें लॉसेस, लॉसेस होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से इनकम इसमें आती है बेटा, लॉसेस भी इसमें आते हैं, तो आप लॉसेस के बोलोगे इट इज अ फ्लो बिकॉज इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपको गिवन है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 16, 2016 का साल, डेट नहीं है, एक पर्टिकुलर साल है, साल तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, इसलिए क्या होगा आपका, आप इसको कहोगे ये फ्लो है। तो इस तरह से आपने इनको पढ़ना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। आप एक बार बोर्ड पर देखते, मैं पानी पी लूं, उसके बाद आपको आगे बताती हूँ। हाँ जी बेटा, अब आगे आपने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब चैप्टर 2 पर आते हैं। इसी में ही जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पर आने से पहले आपको 3 पॉइंट में उसमें मेन सिखाऊंगी, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन वो जो 3 बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखनी, और वो 3 बातें क्या हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल गुड्स क्या है, गुड्स विच आर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है बेटा, हम लोग, हम कंज्यूमर्स, हम जो भी सामान खरीदते हैं ना वो फाइनल गुड्स होते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है। गुड्स विच आर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। और यहां पर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर द गुड्स which are purchased
फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बेटा फर्दर प्रोडक्शन को मैं बोल सकती हूं यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब देखो दोनों में पहचानना क्या है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, ये सिर्फ फर्म्स ही लेती हैं, हम लोग नहीं लेते बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं हमेशा फर्म्स ही खरीदती हैं, विच आर परचेज्ड बाय फर्म लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाउस होल्ड का कोई काम ही नहीं है। विच आर परचेज्ड बाय फर्म फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये सिर्फ फर्म नहीं खरीदा है। और यहाँ भी फर्म का नाम आया है, लेकिन यहाँ पर फर्म ने रीसेल के लिए नहीं खरीदा, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, ठीक है। तो अभी आपको फिर बता देते हैं, थोड़ा सा अगर आप डायग्रामेटिकली इसको सीखना चाहो तो आप ऐसे सीख सकते हो कि फाइनल गुड्स के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, कि या तो इसको हाउस होल्ड ने खरीदा या तो इसे फर्म्स ने खरीदा, ठीक है। लेकिन फर्म्स ने अगर खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, यानी कि ये ड्यूरेबल है, ठीक है। हमारे पास बेटा हर एक आइटम हमारी फाइनल गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही खरीदते हैं, हम किसी और चीज के लिए खरीदते ही नहीं है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है बेटा वो सिर्फ फर्म्स ही लेती हैं। इंटरमीडिएट जो गुड्स होंगे ये सिर्फ बेटा फर्म्स ही लेती हैं, और फर्म्स इसको 2 पर्पस के लेती हैं, या तो वो उसको रीसेल करती हैं या फिर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। चलो इसमें आगे बढ़े, मैं आपको फटाफट से इसके बारे में और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, एक मैं जूस के पैकेट की बात करती हूँ। अगर जूस का पैकेट कैंटीन से, स्कूल कैंटीन से किसी स्टूडेंट ने खरीदा है, तो स्टूडेंट किस में आता है बेटा? हाउस होल्ड में। तो ये कौन सा उसने गुड खरीदा, उसने फाइनल गुड बन जाएगा। बट इफ द सेम जूस इज परचेज्ड बाय द स्कूल कैंटीन, अगर वही जूस का कैन स्कूल कैंटीन ने खरीदा हो तो बेटा स्कूल कैंटीन एक फॉर्म में आती है। उसने किस लिए खरीदा? उसने रीसेल करने के लिए खरीदा है, ठीक है। तो क्या है कि अगर एक स्टूडेंट ने खरीदा तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए आ गया है, लेकिन अगर वही फर्म ने जूस खरीदा है तो ये रीसेल के लिए खरीदा है। चलो एक और एग्जांपल, अगर एक हाउस होल्ड ने ब्रेड को लिया, ठीक है, अगर हमने ब्रेड को लिया तो ये फाइनल गुड बन जाएगा। हाउस होल्ड तो जब लेता है वो फाइनल ही होता है, लेकिन अगर वही ब्रेड किसी कन्फेक्शनरी शॉप ने ली हो तो कन्फेक्शनरी वाले ने उसको रीसेल करना है, या फिर किसी चाय की दुकान या आप कह सकते हो हलवाई ने खरीदा है, तो उसने क्या करना है, उस ब्रेड से ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, तो उस ब्रेड को एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो और क्या सीख सकते हो, और सीख सकते हो शुगर के बारे में। वही शुगर अगर हमने परचेज की है बेटा तो वो कंजम्पशन हो गई हमारे लिए, तो फाइनल गुड होगी। If the sugar is purchased by household, it is final good. और अगर वही शुगर बेटा आपकी किसी फर्म ने खरीदी है, किसी हलवाई ने खरीदी है, या किसी किराना स्टोर में खरीदी है, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। हलवाई के लिए वो एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज होगी और किराना स्टोर वाला उसको रीसेल करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए और भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, एक मैं आपके सामने जेस्चर्स करने वाली हूँ, इससे वो बहुत अच्छे से पहचान लोगे। अगर गुड्स आए और रह जाए तो ये आपकी फाइनल गुड्स है। चलो हम अपने पर लें, हमने कोई चीज खरीदी, हमारे घर में रह गई, हमने तो आगे नहीं दी। हमने अगर ब्रेड ली, हमारे घर में रह गई। हमने कार खरीदी, हमारे घर में रह गई। हमने एसी खरीदा, हमारे घर में रह गया। लेकिन अगर वही आपके पास फर्म्स की बात करें, जो चीज आए और चली जाए बेटा वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। जैसे कि ब्रेड खरीदी बेचने के लिए, चली गई। ब्रेड खरीदी ब्रेड पकौड़े के लिए, ब्रेड पकौड़ा बन गया, फिर वो चली गई। तो जब आया और चला गया ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, और जब आया और यही रह गया तो आपका फाइनल बन जाएगा। करें शुरू। ये देखिए, स्कूल बस परचेज्ड बाय ए स्कूल। एक स्कूल ने अगर एक बस खरीदी है, बस आई रह गई तो नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? फाइनल गुड्स बन जाएगा। उसके अलावा बेटा एक और पहचान है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि ड्यूरेबल। अगर फर्म ने कोई ड्यूरेबल चीज खरीदी है तो वो आपका फाइनल गुड है, और अगर कोई चीज फर्म ने खरीदी है नॉन ड्यूरेबल, यहीं पर आप डाल देते हैं कि नॉन ड्यूरेबल भी डाल सकती हूँ मैं यहाँ पर, नॉन ड्यूरेबल। अब नॉन ड्यूरेबल में क्या है? लेट की मार्कर्स परचेज्ड बाय स्कूल। स्कूल वालों ने मार्कर खरीदे। अब देखो, मार्कर आए और कहीं गए तो नहीं, मार्कर तो वहीं के वहीं है, लेकिन आप उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक कीजिए, ये ड्यूरेबल है क्या? बहुत सालों तक चलते हैं नहीं, तो ये क्या बन जाएंगे? इंटरमीडिएट।
ठीक है, मार्कर्स आए लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है। स्कूल बस परचेज बाय द स्कूल, बस आई वहीं रह गई। टैक्सी परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, आई और रह गई, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने ये मेरे से सीख लिया है कि फर्म जो खरीदती है वो नॉन ड्यूरेबल होती है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। अगर कोई ड्यूरेबल है फर्म के पास तो फाइनल बन जाएगा। सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसे बता दी है। और इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के अंदर बेटा एक पॉइंट और आता है, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, जो चीज बैलेंस शीट्स में आती है ना बेटा, जो चीज बैलेंस शीट में आती है वो आपकी फाइनल गुड होगी, और जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो आपका इंटरमीडिएट होगा। चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय स्कूल, स्कूल वालों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज की और हमने पेमेंट कर दी, लेकिन बेटा आप इसमें क्या चेक करोगे, एक तो नॉन ड्यूरेबल, ये पहचान हो गई, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इसलिए इंटरमीडिएट हो जाएगा। अगर वही इन्होंने बस खरीदी तो बैलेंस शीट में आएगी बस। और इसी के साथ बता दूं आपका बेटा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी फाइनल माना जाता है बेटा। ये बैलेंस शीट में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी फाइनल गुड के अंदर आ जाता है, ये बचा हुआ स्टॉक है आपका। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर है रीसेल के लिए आपने सामान खरीदा, इसको समझना जरा पॉइंट को। सामान खरीदा, बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे, पूरा साल वो जाता रहा, वो इंटरमीडिएट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड आपने जो सामान खरीदा हुआ था वो बिका नहीं, 31 मार्च आ गया, रुक गया, सामान आया रुक गया, वो तो बिका ही नहीं बेटा, 31 मार्च को रुक गया, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, वो फाइनल गुड बन जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक फाइनल बन जाएगा। तो आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। मैं काम करती हूँ आपके सामने, मैं बुक से उठाती हूँ, हमारे पास मेरे पास जो पेज है बेटा 2.15 का है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आप एक बार देख सकते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, आपको पहचानना है। मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म, आई रह गई, कौन सी, फाइनल गुड्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज बाय स्कूल कैंटीन, कैंटीन ने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स आई चली गई, क्या हो गई, इंटरमीडिएट। क्लोथ परचेज बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी हम लोगों की बात हो रही है, क्लोथ परचेज हमने खरीदे रह गए, क्या हो गया, फाइनल। कोल परचेज्ड बाय ए फैक्ट्री, फैक्ट्री ने कोयला परचेज किया, फैक्ट्री के पास कोयला आया, अब रह तो गया, लेकिन अब इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करो, कोयला तो क्या होगा बेटा, एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज होगा, है ना, रॉ मटेरियल यूटिलाइज होगा, इसलिए वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी की बात की मैंने, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे पहचानोगे, आपको समझ नहीं आ रहा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहचानूं मैं, तो इसके लिए क्या पहचानोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आया है, इसलिए इंटरमीडिएट है। बुक परचेज बाय ए स्टूडेंट, हमारे लिए क्या है, स्टूडेंट इसमें आ गया, स्टूडेंट हाउस होल्ड है, तो फाइनल गुड। और बुक परचेज्ड बाय ए बुक सेलर, अब बुक सेलर क्या करेगा, आया और आगे चला गया, तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में आप जान चुके हो बेटा। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में, आप इनको पढ़ोगे आप समझ जाओगे, बड़ी सिंपल सी बात, ये और ये। मजाक करें थोड़ा सा, टॉइंग 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 करेंगे तो आपके पास इंटरमीडिएट है, और अगर आया टॉइंग और नहीं टॉइंग हो गया तो आपका ये फाइनल गुड्स है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे जाते हैं, आगे आपके पास आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड, इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट भी कह देते हैं। अच्छा बेटा एक बात पीछे जो मैंने सिखा के गई हूं उसमें पॉइंट भूल गई मैं, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ना, ये नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं बेटा। और जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम में ये इंक्लूड हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सीखने के लिए, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, इसे माइंड में रखिएगा, इंटरमीडिएट जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं और फाइनल ही गुड्स कंप्लीट होते हैं। अभी याद करना, मैं नेशनल इनकम की डिफाइन लिखी थी, उसमें मैंने फाइनल को अंडरलाइन किया था ना, मैंने कहा था कि फाइनल गुड्स जो होंगे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, है ना। एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है बेटा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट भी कह सकते हो। अब ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है बेटा, जो पैसे हम मेहनत करके कमाएंगे ना वो हमारे फैक्टर इनकम होगी,
बड़ी सीधी सी बात, इसमें तो कुछ भी नहीं है मुश्किल लर्न करने वाली बात। जो चीज मेहनत करके कमाएंगे ना वो फैक्टर इनकम होगी, और जो बिना मेहनत के आपको मिल जाएगी वो ट्रांसफर इनकम होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी जो सर्विसेज रेंडर करते हैं उससे उन्हें जो मिलता है वो फैक्टर इनकम होती है। देखो जैसे लैंड को फैक्टर इनकम हुई थी, उसने अपनी लैंड दी तो उसे क्या मिला बेटा, रेंट मिला। जब एक लेबर ने अपनी लेबर सर्विसेज दी तो उसे क्या मिला बेटा, वेजेस एंड सैलरीज मिला। ठीक है, उसके बाद जब आपका आया था लैंड लेबर कैपिटल जिसने दी, उसके लिए क्या, उसको क्या मिला, रिवॉर्ड इंटरेस्ट मिला। और जो एंटरप्रेन्योर था उसे क्या मिला, एंटरप्रेन्योर को मिला बेटा प्रॉफिट। तो ये सारा क्या है आपके लिए, ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम जो होता है बेटा, इसकी बड़ी पहचान क्या है, ये बायलेटरल होता है। बायलेटरल होता है। बायलेटरल का मतलब क्या है, टू साइडेड फ्लो है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी कि आपने कुछ दिया तो आपको मिला, आपने कुछ किया तो आपको मिला, आपने कैपिटल दी आपको इंटरेस्ट मिला, आपने सर्विसेज एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको प्रॉफिट मिला। तो ये बायलेटरल है, दोनों साइड से इसका फ्लो चलेगा। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होता है ये विदाउट रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज, हमने कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर नहीं की है और हमें इनकम हुई है, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। अब ऐसी कौन सी हो सकती है बेटा, चैरिटी, दान देते हैं हम लोग मंदिर गुरुद्वारे में, एक वन साइडेड है, इसे हम लोग कह सकते हैं ये यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, यानी कि बदले में हमें कुछ मिलेगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। इनकम टैक्स की बात करो बेटा, इनकम टैक्स यूनिलेटरल है, ये ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट भी तो है, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम हो गया, हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट हो गया। इनकम टैक्स वन साइडेड हो गया। और अभी जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है बेटा कोविड विक्टिम्स को, फाइनेंशियल हेल्प टू कोरोना पेशेंट, तो ये जो फाइनेंशियल हेल्प है ये ना बेटा वन साइडेड है, गवर्नमेंट ने आपको ये पैसे दिए, आपने गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें क्या ले सकते हैं, डोनेशन बोल सकते हो आप। तो ये सब चीजें बेटा वन साइडेड है, आपने ही दिया, बदले में आपको कुछ पाने की कोई उम्मीद नहीं है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें स्कॉलरशिप, बेटा स्कॉलरशिप भी आपके ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, तो इस पर मैं ज्यादा पॉइंट करना चाहूंगी। स्कॉलरशिप बार बार एग्जाम में आता है, डोनेशन बार बार एग्जाम में आता है, इनकम टैक्स बार बार आता है, और ये फाइनेंशियल हेल्प बार बार एग्जाम में आती है। तो आपको लिमिटेड से इसके लाइक एग्जांपल्स हैं, आपको अच्छे से करने हैं। बस इसका मेन ध्यान रखना है कि ये बायलेटरल होता है। बायलेटरल का मतलब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें मिलता है, और ट्रांसफर इनकम में क्या होता है कि ये वन साइडेड है, इसमें आपको कुछ मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इस ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, ये आपको सेकंड पॉइंट बता दिया, और इसमें हम थर्ड देखेंगे कि फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है बेटा, और ये नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो अब इसमें जो मेन सीखने वाला पॉइंट है, इसमें आकर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा इंटरेस्ट को लेकर। तो मैं इंटरेस्ट के पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करने चाहती हूँ, इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट पे किया आपने, ठीक है, इंटरेस्ट पेड के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इंटरेस्ट पेड के बारे में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट बेटा कौन पे कर रहा है। ठीक है, अगर तो हाउस होल्ड इंटरेस्ट पे कर रहा है तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन वही इंटरेस्ट अगर फर्म्स पे कर रही हैं तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसके पीछे रीजन जान लेना बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि नेशनल इनकम में ये देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना चाहिए। अभी अगर हाउस होल्ड ने लोन लिया है तो हाउस होल्ड हमेशा जो लोन लेता है बेटा वो कंजम्पशन पर्पज से लेता है। हाउस होल्ड जब भी लोन लेता है बेटा वो कंजम्पशन पर्पज होता है, क्योंकि हम लोग तो हाउस होल्ड है ना बेटा, हम लोग फर्म्स थोड़े जो प्रोडक्शन करेंगे। हमारा किसी भी लोन को लेने के पीछे पर्पस क्या होता है, कंजम्पशन। चाहे हमने आगे पढ़ाई के लिए लोन लिया हो, चाहे हमने कार खरीदने के लिए लोन लिया हो, चाहे हमने आगे घर बनाने के लिए लोन लिया हो, हाउस होल्ड जब भी लोन लेता है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इसलिए उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर हाउस होल्ड तो नेशनल इनकम में नहीं लेना। लेकिन वही अगर इंटरेस्ट फर्म्स पे कर रही हैं, और फर्म्स हमेशा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एंगेज होती हैं, हमेशा प्रोडक्शन एक्टिविटी करती रहती हैं, तो हमने क्या करना है, इन्होंने अगर इंटरेस्ट पे किया है तो नेशनल इनकम में ले लेना है। अगर इसी पर बेटा बात गवर्नमेंट की आ जाए
अगर गवर्नमेंट की बात हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने पे किया है तो पता क्या होता है, गवर्नमेंट ही लोन लेती है, तो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है ऑलवेज हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। ऑलवेज ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है बेटा, इसलिए अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंजम्पशन के लिए ही लोन लेती है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट पेड के पॉइंट को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। कुछ एक पॉइंट ऐसे होते हैं बेटा जो अभी आएंगे आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में आता है एक पॉइंट, लाइक ऐसे आएगा एग्जाम में, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर परचेजिंग ए कार। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे आपको, इसके अंदर आपको बताना है कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये बताइए, और 1 नंबर इस बात का होगा कि क्यों नहीं होगा। अभी मैंने बोला कि इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल फॉर परचेजिंग ए कार, क्योंकि इंडिविजुअल यानी कि हाउस होल्ड, यू विल से नो इट विल नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दिस लोन इज टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, अगर यही आपको बोला जाए इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू कस्टमर्स ऑन देयर डिपॉजिट, बैंक ने कस्टमर को उनके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया। बेटा एफडी पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, हमें अपनी सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। पे करने वाला कौन है? पे करने वाला बैंक है। बैंक किसमें आता है? फॉर्म्स में आता है, क्योंकि बैंक सर्विसेज जनरेट करता है। तो क्योंकि हम फॉर्म इसमें बैंक है तो आप बोलोगे यस दिस इंटरेस्ट पेड बाय बैंक विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज बैंक यूटिलाइजेस दिस अमाउंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, आपने जब कभी भी इंटरेस्ट पेड की बात आएगी बेटा आपने इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये आपने सीखा मेरे से फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। इस पर भी है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी हमारा ट्रांसफर में आता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट की साइड से उनको होता है गरीबों को जिनके पास काम नहीं है, जो खाली बैठे। एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर दिया था ना आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हमने पढ़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयड लोगों को गवर्नमेंट की साइड से बेटा एक अलाउंस दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, तो इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये क्या है बेटा? ये ट्रांसफर पेमेंट है। नेक्स्ट है बेटा सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम ए कंपनी। सैलरी रिसीव्ड हुई है, फैक्टर इनकम है, मेहनत करके मिली है। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम, फ्री फंड के पैसे हैं नहीं लेंगे। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ले लेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर से ऐसे नहीं मिलते पैसे। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर। बेटा अगर कोई घायल मजदूर है उसको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिल रहा है, ये आपने नहीं लेना है। यही पैसे अगर इसको कंपनी देती जहां पर ये जॉब कर रहा है, इसका एम्प्लॉयर देता तो आपने ले लेते, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपने नहीं लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ पैसा ट्रांसफर इनकम माना जाता है। बर्थडे गिफ्ट आपको फ्रेंड से मिला है, ट्रांसफर इनकम है आपके लिए। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बेटा दिवाली पे बोनस मिला है तो एम्प्लॉयर से मिला होगा, इसे आपने नेशनल इनकम में या फिर फैक्टर इनकम में ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आप आगे आते हैं बेटा हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक है, अभी आप सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की क्लास आपकी अरेंज करते हैं। तो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो इस बारे में है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, पॉलिटिकल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, लेट मैं आपके सामने इंडिया का मैप, मैं अच्छे से जानती नहीं हूँ इंडिया का मैप बनाना, लेकिन मैं आइडिया से आपके सामने बना देती हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने इंडिया का मैप बनाया, मैं नहीं जानती मैंने ठीक बनाया या नहीं, तो ये लो। ठीक है, ये इंडिया का मैप है बेटा। एक आम आदमी की नजर में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है ना, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की जमीन। आपको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, सिंपल लैंग्वेज, इंडिया की जमीन। बेटा ये सारा एरिया हमारा जो है डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि जितना एरिया गवर्नमेंट के पास, हमारे कंट्री के पास है, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज कैन फ्रीली गो, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। अभी क्या होता है हमारे डोमेस्टिक, एक नॉर्मल लेमैन से पूछा जाए ना बेटा, नॉर्मल लेमैन बोलेगा कि ठीक है जो इंडिया के अंदर जो इतना हिस्सा आता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ एक बातें और भी होती हैं, और उसके अंदर हमें आपको सबसे पहले बताना है बेटा एम्बेसी के बारे में। एम्बेसी, ये एम्बेसी क्या है? एम्बेसी क्या होती है कि हर एक कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में मान लो ये दिल्ली का एरिया है, और आपको पता है दिल्ली में चाणक्यपुरी में यूएसए की एम्बेसी है। मान लो ये यूएसए की एम्बेसी हो गई, ये बॉक्स बना दिया मैंने। यहाँ पर ये कनाडा की हो गई है, यहाँ पर जापान की कर दी हमने, यहाँ पर हमने न्यूयॉर्क की कर दी है,
सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, न्यूजीलैंड की कर देते हैं, ठीक है, वो अलग कंट्री हो जाएगा, न्यूजीलैंड की कर दी हमने। तो आपने क्या देखा कि जब हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी होती है तो फिर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। यूँ समझ लो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इतना पीस ऑफ लैंड, इंडिया की लैंड में, इंडिया की जमीन में इतना हिस्सा हमने यूएसए को बेच दिया है। अब ये जमीन हमारी नहीं रही, अब ये हमारी नहीं है। हमने इतनी जमीन कनाडा को बेच दी बेटा, अब ये हमारी नहीं है। हमने इतनी जगह न्यूजीलैंड को बेच दी। अच्छा ये भी याद रखना, बेची किस लिए है? एम्बेसी के लिए। अगर हमने ये जगह बेची वो एक बैंक खोलने के लिए, हमने यूएसए यहाँ पर जब हम जगह बेची बेटा इतनी, हमने कहा कि यूएसए वाले अपना बैंक चला गए यहाँ पर आके, तो ये हमारी ही जमीन है, ये यूएसए की जमीन नहीं है बेटा, ठीक है। तो यूएसए की जमीन कौन सी हो जाएगी? एम्बेसी वाला एरिया। आपने इस बात को ध्यान रखना बेटा, एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी वाला एरिया। जो एरिया एम्बेसी के पास आता है वो हमारी जमीन नहीं होती, वो यूएसए की जमीन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई इनकम अर्न होती है तो आप कहोगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुई है, इसलिए हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं है। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न होती है बेटा वो डोमेस्टिक इनकम होती है, वो डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है। अब दूसरी बात और, तो हमारे इंडिया की जमीन में जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। इसी तरह से बेटा अब जरा मैं यूएसए की तरफ आती हूँ। मान लीजिए ये यूएसए है, यूएसए के अंदर यहाँ पर ये हमारी इंडिया की एम्बेसी है, तो ये क्या होगा बेटा, ये वाला एरिया, इतना इतनी जमीन, ये हमारी जमीन है, ठीक है। जिस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो एम्बेसी थी वो अमेरिका की जमीन बन गई थी, इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है वो इंडिया की जमीन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कनाडा की, मान लो ये कनाडा कंट्री है, इसके अंदर इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है, तो ये हमारी जमीन है, ये इंडिया की जमीन हो गई। अगर हमने इतनी जगह कनाडा को एम्बेसी बनाने के लिए दिया है और हमने कहा ये जमीन कनाडा की हो गई, और इसी तरह से अगर कनाडा वालों ने अपने पास में जमीन दी हुई है और कहा कि इंडिया की एम्बेसी खोल दो, तो ये हमारी इंडिया की जमीन हो जाएगी, ना कि कनाडा की जमीन रहेगी। लेकिन साथ में बेटा एम्बेसी वर्ड लगा हुआ होना जरूरी है। अगर एम्बेसी वर्ड नहीं है तो फिर आप उसी की जमीन बोलोगे जिस कंट्री में वो है। जैसे कि मैंने बोला यूएसए का बैंक यहाँ पर खुला हुआ है, अगर मैं कहूँ इसके साइड में यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है, ये मेरी कौन सी कंट्री बनाई थी मैंने? कनाडा। अब मैं कहूँ कनाडा के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये बेटा एम्बेसी वर्ड थोड़ा लगाया मैंने एम्बेसी वर्ड यूज नहीं किया। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये कनाडा की ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। जो भी कमाई होगी ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा, कनाडा की डोमेस्टिक हो जाएगी। आई होप आपको डोमेस्टिक टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। डोमेस्टिक में मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का वो वाला हिस्सा जो इंडिया की जमीन, इंडिया का जिसके ऊपर होल्ड है, ठीक है, और ये जब हम किसी एम्बेसी के लिए जगह दे देते हैं हमारा उस पर से होल्ड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से अब हम आते हैं डोमेस्टिक इनकम के बाद बेटा नेशनल इनकम की तरफ। नेशनल इनकम में क्या होता है, अगर आपकी कंट्री के अंदर बाहर से पैसे आए, देखो हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बेटा फॉरेन कंट्री से पैसे आते हैं, यहाँ से पैसे आते हैं, ये आपकी फॉरेन हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से पैसे बाहर भी जाते हैं, इंडिया से बाहर चले गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं बेटा, इसको अब्रॉड भी कहते हैं, हम लोग अब्रॉड टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए। अब फॉरेन कंट्री से पैसे यहाँ पर कैसे आए, ये चीज सीखने से पहले आपको यहाँ पर रेजिडेंट होने वाली बात सीखनी पड़ेगी। बेटा रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट का मतलब अ पर्सन हु लिव्स मोर देन 1 ईयर इन अ कंट्री। ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट मींस अ पर्सन हु लिव्स more than 1 year in a country and he has his economic interest over there, उसका वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, रेजिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बाहर गया हो। लेट कि हम इंडिया में हैं, ठीक है, हमारे घर से कोई एक फैमिली मेंबर बाहर गया हुआ है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो चला गया है। अब क्या है कि जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया है तो अब देखना ये है कि वहां पर वो कितने टाइम के लिए स्टे कर रहा है। अगर उसका वहां पर स्टे मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, और इन अ कंट्री एंड ही हैज हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओवर देयर, उसका वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। बेटा यहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को समझे, पहचानिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है वहां पर कमाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है वहां पर अर्न करना, अर्निंग
वहां पर स्पेंड करना, वहीं पर उसकी स्पेंडिंग हो और वहीं पर उसकी वेल्थ हो, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर तीन बातें आती हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, वो वहां पर कमाता है, वो वहां पर खर्च करता है और वहां पर वो अपनी वेल्थ बनाता है। यानी कि आपके फैमिली से कोई एक पर्सन बाहर चला गया, ठीक है, चलो कोई भी गया, चलो अमेरिका ही गया हुआ है, वो अमेरिका गया हुआ है, वहां से वहां पर 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है, इतना में आपका वो नहीं बनेगा बेटा वहां का रेजिडेंट। किसी भी जगह का रेजिडेंट होने के लिए 2 बातें पूरी होनी जरूरी है, वो 1 साल से ज्यादा वहां पर हो और उसका वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। आपका क्वेश्चन आएगा, मैम मेरा एक भाई गया हुआ है अमेरिका पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसको वहां पर गए हुए 2 साल हो गए, मैं पूछूंगी वीजा कितने टाइम का बेटा, और उसका 5 साल का वीजा है, ठीक है, वीजा किस नाम से बना है बेटा, वीजा तो बना है स्टडी वीजा उसका, तो क्या होगा, वो रेजिडेंट नहीं का माना जाएगा, वो वहां का रेजिडेंट नहीं है। वहां का रेजिडेंट होने के लिए एक कंडीशन उसने पूरी कर दी कि वो वहां पर मोर देन 1 ईयर है, लेकिन बेटा उसका वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो वहां कमाने नहीं गया। आप कहोगे नहीं जी वो तो शाम को पार्ट टाइम जॉब करता है, बेटा बेशक वो शाम को पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन उसके वीजा पे तो यही मेंशन है वो पढ़ने गया है, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, वो यहीं का ही रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में रहता हो, जरूरी नहीं कहती कि वो इंडियन हो, कोई भी यहाँ से अगर यहाँ पर आ रखे हैं पढ़ने के लिए, तो अगर फॉरेन कंट्री से कोई बंदा यहाँ पर पढ़ने आया है तो वो यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर है और उसका यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिकली उसका कमाना, उसका पैसे खर्च करना खाने पीने के लिए, ठीक है। इस पर एक बात आती है बेटा, उन लोगों का क्या हो जो रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे यहाँ पर एक नेपाल, यहाँ पर सांप लगते मानो यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। अब क्या है कि ये बॉर्डर के पास लोग रहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये क्या करते हैं, रोज जाते हैं बेटा यहाँ पर दुकान खोलते हैं नेपाल बॉर्डर में, वहां पर जाके नेपाल में जाकर अपने रोज दुकान खुलती है, उनके सामान बेचते हैं और रात को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो क्या होगा, ऐसे लोगों का जो आना जाना लगा हुआ है, नेपाल जाते हैं सुबह शाम को आ जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, कंफ्यूजन, ये कहाँ के रेजिडेंट है बेटा, ये इंडिया के ही रेजिडेंट है, इंडिया के ही रेजिडेंट है। आप कहोगे कि चाहे वो ज्यादा टाइम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है बेटा, वो कमाना, वेल्थ यहाँ पर बना रहे हैं, पैसे यहाँ पर खर्च कर रहे हैं और कमा कर यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो टाइम पीरियड भी आप काउंट करोगे, मोर देन यहाँ पर बनता है बेटा, 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, तो रेजिडेंट इंडिया के ही माने जाएंगे, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंडिया में दिल्ली के अंदर यहाँ पर यूएसए की एम्बेसी है, ठीक है। हमारा कोई रिलेटिव है जो कि यूएसए एम्बेसी में जॉब लगी हुई है उसकी, वो रोज सुबह एम्बेसी में जाता है, काम करता है और शाम को वापस आ जाता है। उसका घर यहाँ पर फरीदाबाद में, ठीक है, वो रहता फरीदाबाद में है। वो क्या करता है, रोज यूएसए की एम्बेसी में जाता है, काम करता है, शाम को वहां से वापस आ जाता है। यूएसए की एम्बेसी किसकी जमीन है, यूएसए की, यानी ये एरिया अमेरिका है हमारे लिए, इंडिया के अंदर अमेरिका है ये। तो वो क्या करता है, तो बेटा रोज बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, रोज जाता है, रोज वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेजिडेंट कहाँ का होगा, ये जो रिलेटिव है हमारा मिस्टर ए, इसका नाम रख देते हैं, तो मिस्टर ए जो है वो यहाँ के रेजिडेंट हैं, वो यूएसए के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो डेली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने आपको कहा ना, जो लोग डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं बेटा, वो कहाँ के रेजिडेंट होते हैं, वो उस कंट्री के रेजिडेंट होते हैं जहाँ पर वो रात को रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से मैंने आपको रेजिडेंट के बारे में बताया। और एक आप बेटा सिटीजन टर्म, सिटीजन टर्म जो होती है वो लीगल टर्म होती है बेटा। सिटीजन, सिटीजन जैसे पीआर कहते हैं ना, ये वही चीज होती है। सिटीजन लेने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और रेजिडेंट होना वहां पर एक अलग टर्म हो जाता है। चलो हम ये बात करते हैं फॉरेन कंट्री से पैसा आना और फॉरेन कंट्री पे पैसा जाना। अगर फॉरेन कंट्री से पैसा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो फॉरेन कंट्री से ही आ रहा है, मिस्टर ए फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं यूएसए में काम करने के लिए, और फिर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के रेजिडेंट है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बन जाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगी बेटा, क्योंकि वो अब्रॉड से पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में ला रहे हैं। तो इसलिए जो पैसा फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है उसको हम फीफा कहते हैं, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब कोई बंदा हमारे यहाँ से पैसा बाहर ले जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि कनाडा एम्बेसी है, ठीक है, सॉरी कनाडा कंट्री है, कनाडा कंट्री में इंडिया आ गया आपका, तो क्या हुआ कि कनाडा का भी रहने वाला है, यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स रहते हैं, ये डेली कनाडा एम्बेसी में जाते हैं और इंडिया एम्बेसी में जाते हैं और पैसा कमा के अपने घर आ जाते हैं। तो ये कहाँ पर है बेटा, कनाडा के अंदर है ना, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडिया से इनके पास आ रहा है, इंडिया से यहाँ से आ रहा है, तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया से पैसा बाहर चला गया, जिसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड,
ठीक है, तो पैसा ये बाहर की ओर जा रहा है, इसको हम लोग फीटा से भी डिनोट कर देते हैं, फीटा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कौन सी बातें बता दी हैं। मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया, जितनी इंडिया की जमीन होती है बेटा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, लेकिन उस जमीन के अंदर हमारी जो एम्बेसीज हैं वो इंडिया की जमीन नहीं कहलाएंगी। पहली बात आपको बताई। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई रेजिडेंट के बारे में। रेजिडेंट वो होता है जो 1 साल तक किसी कंट्री में रहता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पर होता है। इसके बारे में जानने के बाद आपने ये देख लिया कि जो लोग डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे वो नेपाल बॉर्डर वाले होंगे, ये भी एक बॉर्डर क्रॉसिंग वाला पॉइंट बन गया बेटा, ये भी बॉर्डर क्रॉसिंग वाली बात है। देखो मिस्टर ये डेली यूएसए एम्बेसी में गए, यूएसए एम्बेसी का मतलब मैंने बता दिया आपको, यूएसए एम्बेसी का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री, तो डेली जाना डेली आना, वहां से पैसे कमा के आ रहे हैं तो हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और अगर ऐसे ही हमारे यहाँ से पैसा बाहर दूसरी कंट्री में जा रहा है, मान लो भाई रशियन आता है इंडिया के अंदर काम करने के लिए, पैसा कमाता है, रशिया से वापस चला जाता है, तो हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने फैक्टर इनकम बाहर की ओर चली गई है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम और करेंगे। ठीक है, आई होप आप इन पॉइंट्स को अपने बुक में अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, और इनके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके बेटा।